और वह कर्माशय जितना पुण्यशाली होगा, इतना ही सशक्त और मजबूत हमारा वर्तमान जीवन होगा। और उस पुण्य को प्राप्त करने का मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वह यज्ञ हवन अग्निहोत्र है, यज्ञ पुण्यों की कृषि है, यज्ञ पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री। हम अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड लगाए और प्रतिदिन यज्ञ करें तो हम अपने जन्म जन्मांतरों को सुधार सकते हैं और अथाह पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और आयुर्वेद में बताया 3 प्रकार की चिकित्सा। कितने प्रकार की चिकित्सा बताई? एक होती है मानुषी चिकित्सा, जैसे आशा, वरिष्ठ, वटी, चूर्ण, गोली, ये सारी चीजें हम लेते हैं ना, ये सारी मानुषी चिकित्सा कही जाती है। एक होती है आसुरी चिकित्सा, चीर फाड़ ऑपरेशन आदि जितनी भी है ना, वो सारी आसुरी चिकित्साएं कही जाती है। और एक कही देवीय चिकित्सा, यज्ञ हवन अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा कहा जाता है। अब ये जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र को देवी चिकित्सा कहा, तो उसके बारे में बता, यया प्रयुक्ता चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। माने जब मानुषी और आसुरी चिकित्साओं से भी जो रोग कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, ताम ऐसे रोगियों को क्या करें? वेद विहिताम आरोग्यार्थी, वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करें तो वो रोग भी ठीक हो। उनको कहिए मोबाइल का एयरटेल नेटवर्क चालू करके जोड़ दे। ओ आइए आज
सायंकालीन इस विशेष सत्र में हम सब लोग पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के आज के इस अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। सभी लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ से आज संपूर्ण संसार वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, इन द्वे ऋषि चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहन पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पौरोहित्य एवं यज्ञ चिकित्सा ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के इस सायंकालीन सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज यज्ञ के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ चर्मेष्टि हवन सामग्री किस प्रकार से चर्म रोगों को दूर करती हैं, चर्मेष्टि हवन सामग्री कैसे बनती हैं और उसके विभिन्न लाभों को आज हम साइंटिफिक रूप से भी जानेंगे और उसके साथ साथ द्रव्यात्मक रूप से भी जानते हुए आज यज्ञ पूर्वक हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम आचमन अंग स्पर्श करेंगे और आप सभी लोगों ने भी अपने अपने घर में यज्ञ की तैयारी की, तो आप भी अपने घर के अंदर मेरे साथ साथ हवन यज्ञ प्रारंभ करेंगे। पहले हम आचमन करेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्र पाठ के बाद आचमन अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्वक हम आगे बढ़ेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेंगे। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेंगे लेफ्ट हैंड में और अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्र पाठ पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए ओम वांग्म आस्त्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह हमने आचमन अंग स्पर्श पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के उपरांत अब हम हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से वेद मंत्रों के पाठ के साथ हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के उपरांत अब हम वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि को स्थापित करेंगे। कपूर के मध्य भाग में, श्रू के मध्य भाग में कपूर रख लेंगे और यज्ञ वेदी के अंदर भी थोड़ा सा सामग्री डाली, उसके ऊपर थोड़ा रुई और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर आदि रख करके और इस प्रकार से समिधाओं को लगा करके हवन कुंड के अंदर की तैयारी भी आप सब लोगों ने पहले से ही कर ली होगी। इसी प्रकार से हम अब अग्न्याधान करते हुए ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा धान और दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं
आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधान के उपरांत पंचघृत आहुति हम प्रदान करेंगे एक ही मंत्र से 5 बार उच्चारण करते हुए। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के उपरांत अब हम जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। वेदी की बाहर की साइड में चारों ओर जल प्रोक्षण करते हैं। गाय जो हम घी रखे हैं, सामग्री रखे हैं, या हवन कुंड के अंदर घी पानी ना गिरे उसको ख्याल रखते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्प। अनुसार हो जाता है। अब 4 आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम विशेष जड़ी बूटियों की सामग्री की आहुतियों के साथ, तो आज हम चर्मेष्टि हवन सामग्री के बारे में विशेष जानेंगे। तो आज हम चर्मेष्टि हवन सामग्री से ही हवन करते हुए हम आज के इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये चर्मेष्टि हवन सामग्री के अंदर कई सारी अलग अलग औषधियों का पूरा सम्मिश्रण है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ये सामग्री को हम थोड़ी सी मात्रा में प्लेट में ले लेते हैं और उसके उपरांत अब हम
आहुति देंगे। और आहुति देते समय विशेष अपने दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे हाथ में जड़ी बूटियां लेते हैं, और जब स्वाहा बोलते हैं तो सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हैं, ऐसे ऐसे सीधे हाथ से। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे अग्नि में आहुति नहीं देते हैं, उल्टे हाथ से ऐसे सीधे हाथ से। हम अग्नि, सारे देवी देवताओं का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुखम, समस्त देवी देवताओं को आहुति दे करके भोजन करा रहे हैं। तो ऐसे सीधे हाथ के साथ और मध्यमा, अनामिक और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं। और इसकी मात्रा अकेले ले रहे हैं तो थोड़ी अधिक ले सकते हैं। और अग्नि हवन कुंड की ज्यादा है, कम है, मध्यम है, कितनी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति ही हवन करते हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति कर ले। बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और बाकी लोग सामग्री की आहुति दे। और 2-3 लोग आहुति दे रहे हैं तो अग्नि कितनी है, हवन कुंड कितना बड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए कम ज्यादा मात्रा में सामग्री ले, अग्नि को प्रभावित ना होने दे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिर, ये तीसरा जो मंत्र होता है उसको मन ही मन में बोलते हैं। अग्निर्ज्योतिर ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आज हम 5 विशेष मंत्र और उससे पूर्व जो देव यज्ञ के जो प्रातःकालीन और सायंकालीन 4 यज्ञ होते हैं उसमें 4 आहुति होती, मंत्र होते हैं, उसकी हमने आहुति दी। अब हम पूर्ण आहुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देव यज्ञ की विशेष आहुतियां। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से आहुतियां प्रदान करके और सर्व मंगल कामना, और हमारे पास समय की अनुकूलता आदि है तो प्रार्थना से लेकर के, यज्ञ प्रार्थना से लेकर के अलग अलग प्रार्थना, भजन, स्वाध्याय, सत्संग आदि भी यज्ञ के उपरांत हम जोड़ सकते हैं। तो आइए आज हम सर्व मंगल कामना करते हुए, आज हमारे पास थोड़ा समय भी कम है और शीघ्रता से हम आगे बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो इस प्रकार से यह यज्ञ अनुष्ठान आहुतियां आदि प्रदान करके हमने संपन्न किया। उसके उपरांत अब हम आगे के क्रम में विशेष आहुतियां प्रदान
करते हुए जिस प्रकार से हवन किया, ऐसे ही जिस सामग्री का हमने प्रयोग किया था, चरमेष्टि हवन सामग्री, कल हमने गत कल हमने पित्तेष्टि हवन सामग्री के बारे में जाना था। उससे पूर्व हमने और देखा, ऐसे ही आज हम चरमेष्टि हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जितने भी अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि जितने भी अलग अलग प्रकार के त्वचा रोग होते हैं, उन त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए, उन त्वचा रोगों के उपचार के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्री है चर्मेष्टि हवन सामग्री। और आज हम थोड़ी ही देर में इसके ऊपर डिटेल जो रिसर्च पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है, इसके अलावा विषग्न धूप, धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगा समार्ता प्रपंति भूमौ, सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से बताया गया कि जिस समय वायु दूषित हो जाती है, लोगों को श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, नासिका में जलन होने लगती है, आंखों में आंसू और पानी आने लग जाता है और जलन करने लग जाता है। और खगाहा प्रपंति भूमो, उड़ते हुए पंछी बहुत शीघ्रता से थक जाते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो उस समय विशेष रूप से जिस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है उसके लिए बताया विषग्न धूप, कि ऐसा जब वातावरण हो जाए तो समझो विषैला हो गया है, और उस विषैले वातावरण को ठीक करने के लिए विषग्न धूप का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम उसके बारे में भी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार से ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, ये चर्मेष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए विशेष रूप से जो द्रव्यों का प्रयोग होता है, उन द्रव्यों में ये आप देख रहे हैं अलग अलग द्रव्य मेरे पास सामने रखे हुए हैं। उसमें सबसे मुख्य द्रव्य, विशेष द्रव्य, ये आप देख रहे हैं बाकुची या बाउची। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बड़ा सुगंधित भी होते हैं। इसको हम अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी आदि भी करते तो बड़ी ही सुगंधी सुरभि आती है। और चर्म रोगों को ठीक करने के लिए ये बहुत ही विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। और जो सफेद दाग, श्वेत कोष आदि होता है उसमें भी सब जगह पर इसका चूर्ण करके सेवन करना, इसका चूर्ण करके उसका लेपन आदि बना करके उसका प्रयोग करना आदि में विशेष रूप से प्रयोग में आती हैं। तो ये बाकुची के बीज, इसी प्रकार से पुष्कर मूल, इसको पोहकर मूल भी बोलते हैं, पुष्कर मूल भी बोलते हैं। ये हमेशा थोड़ा गीला सा रहता है, मॉइस्चर इसमें बहुत होती है, और ये कितना भी हम सुखा लें तो ये सूखता नहीं है। ये आप देख रहे हैं कितना वो एक टाइट होता है, जैसे आलू आदि जैसे होते हैं उस प्रकार से। और ये पोहकर मूल या पुष्कर मूल भी इसको कहते हैं, उसका भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये विशेष दारू हल्दी, दारू हल्दी ये सामान्य जो हल्दी होती है उस प्रकार से नहीं होती। ये दारू हल्दी एक पेड़ होता है और उस पेड़ विशेष की जड़ का ये प्रयोग होता है, और वो पेड़ बहुत ही पीली होती हैं। और ये हिमालय में जैसे गंगोत्री आदि का जो क्षेत्र है हिमालय का, वहां पर प्रचुर मात्रा में ये नेचुरल रूप से होती हैं और उसकी जड़ होती हैं। तो ये दारू हल्दी का इसमें प्रयोग होता है। इसी प्रकार से करंज बीज, ये करंज के बीज हैं, आप देख रहे हैं पूरा। और आपने बचपन में देखा भी होगा, ये इसका पत्थर के ऊपर इसको तेजी से घींचते हैं और एक दूसरे को ऐसे लगाते हैं तो बड़ा गर्म सा लगता है। तो बच्चों को तो मजाक मस्ती में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये करंज के बीज का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से श्वेत चंदन, श्वेत चंदन शीतल होता है, पित्त को शांत करता है। खून के अंदर जब उष्णता बढ़ जाती है तो उसके कारण से उभर करके आते हैं अलग अलग चर्म रोग, तो उसके लिए विशेष करके ये श्वेत चंदन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अपामार्ग, अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा, मानी समस्त प्रकार के विकृतियों को, विकारों का दमन करने वाला। और ये जो अष्टवर्ग की आपने औषधियां सुनी हो, अष्टवर्ग में 8 औषधियों में से एक है अपामार्ग औषधि। और इसके विषय में तो पूरा सूक्त आता है और बहुत ही विशेष इसकी महिमा अलग अलग रोगों में, और उसमें भी जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या इससे संबंधित मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहा जाता है, या बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज का, उसके लिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग विशेष रूप से बताया गया है। इसी प्रकार से मंजिष्ठ,
ये मंजिष्ठ की जड़ होती है, नीचे मंजिष्ठ का पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है उसका ये विशेष रूप से इसमें प्रयोग होता है मंजिष्ठ का। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं नीम की छाल, नीम की पत्ती, इसका तो भारतवर्ष में हर जगह पर, हर घर, हर गांव, सब जगह पर आपको विशेष रूप से देखने को इसका प्रयोग मिलेगा, जो इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है नीम की छाल का और पत्तों का। इसी प्रकार से कपूर, कपूर भी आपने खूब गांव घरों में प्रयोग करते हुए देखा, और आयुर्वेद में भरपूर रूप में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग होते हैं। उसमें चर्म रोगों के लिए जो हम लेपन आदि ऊपर लगाने के रूप में, और आपने कई जगह पर प्रयोग देखा होगा, कहीं जो ऊपरी हिस्सा है जो बहुत शीतल और ठंडा होता है, उस हिस्सों में देवदार विशेष रूप से पाया जाता है। और देवदार का जो ऑयल होता है, देवदार की लकड़ी के अंदर ऑयल होता है, वो विशेष रूप से चर्म रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। इसी प्रकार से काली जीरी, ये काली जीरी तो आपने देखा होगा डायबिटीज आदि अलग अलग प्रॉब्लम में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन चर्म रोगों में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसी प्रकार उश्वा, उश्वा की बेल लता होती हैं, और उसकी लता की जो डंडियां होती हैं उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वचा, वच, इसको घूड़ वच, गुड़ वच, और भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से बहेड़ा फल, आंवला, बहेड़ा, और ये जो हम त्रिफला कहते हैं उसमें से जो बहेड़ा होता है उसका विशेष रूप से इसमें प्रयोग है। तो ये चर्मिष्ठी हवन सामग्री के अंदर ये आपके सामने रखे हुए कुछ जो विशेष द्रव्य हैं, इसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इस चर्मिष्ठी हवन सामग्री से जब हम आहुति देते हैं, हवन करते हैं, अग्नि के अंदर जब आहुतियां प्रदान करते हैं, तो इस आहुतियां प्रदान करने पर उत्तमन ये जो धूम्र होता है, एक होती है अग्नि, आग, लपट, एक उसके अंदर आहुति दी जाती है, वो भी हमारे लिए अलग तरीके से लाभकारी होती है। दूसरा, जब अग्नि शांत हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। वो अंगारों के ऊपर इसी चरमेष्टि हवन साम बैठते हैं, उसमें योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या घर के अंदर ये धुआं करते हैं, तो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं। और कोई धूपदानी आदि लेकर के उसमें धूप करके और प्रभावित अंग को धूपित करना गाढ़े धूम्र से, तो उससे भी वो चर्म रोगों में विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से ये चर्मेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग चर्म रोगों के लिए विशेष रूप से होता है। तो आज हम इस चर्मेष्टि हवन सामग्री की साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से वो काम करती हैं, और किस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ आपको बताया। अब आगे उसकी साइंटिफिक वैल्यू और उसके साथ साथ विषग्न धूप, जैसे मैंने बताया, धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगा समाता प्रपंति भूमौ आदि कहते हुए सुश्रुत संहिता आदि में कहा कि जब वायु प्रदूषित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, लोगों को श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, गला में दर्द होने लगता है, नासिका में जलन, आंखों में आंसू आने लगते हैं, पंछी उड़ते हुए थक जाते हैं, गिर पड़ते हैं नीचे, या इस प्रकार का जब वातावरण बनता है, तो समझिए वातावरण विषयुक्त हुआ है, और उस वातावरण से बचाव के लिए विषग्न धूप का प्रयोग होता है। तो आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी,
जिन्होंने डिटेल रूप में, विस्तार पूर्वक में, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ जो रिसर्चें की हैं, आज उसको हम डिटेल रूप में प्रेजेंटेशन के रूप में जानेंगे। और हमारे बीच में जुड़ भी गए होंगे। तो आज हम सब लोगों के बीच में जुड़ ही गए हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जो हमारे पतंजलि इंस्टीट्यूट में जितना भी रिसर्च का काम होता है उसको, सारे कार्यों को प्रधान रूप से वो देखते हैं। और आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च हो या यज्ञ का काम हो या और भी जितना भी अलग अलग प्रकार का रिसर्च होता है, उसमें बड़े रूप में सहभागिता, भूमिका और उनका जो ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज उनको है। और एक बड़े रूप में रात दिन देखे बिना एक अभियान की तरह जैसे किया जाता है काम, उस प्रकार से निरंतर कार्यरत हैं। और आज भारतीय संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़े लेवल पर ले जाने का काम किसी ने किया है तो हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी हैं। और वो आज हमारे साथ जुड़े हुए, हम सब का ये सौभाग्य है कि इतने व्यस्ततम समय में से हम सब लोगों के लिए उन्होंने समय निकाला और हम लोगों के बीच में आज पधारे। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में आए और चर्मेष्टि हवन सामग्री के बारे में हमने ये सारी जड़ी बूटियां रखी है तो आप उसका विस्तार पूर्वक हमें बताएं। और दूसरा, विषग्न धूप, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन प्रदान करें हमारे डॉक्टर आदरणीय अनुराग वार्ष्णेय जी। ओम। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी क्या आ रही है। आ रही है? ओके। तो मैं परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ आप सबके मध्य में आज हूँ। और पिछले 10 मिनट से मैं पूज्य स्वामी जी को सुन रहा हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से चरमेष्टि के घटकों के बारे में बताया कि कैसे कौन कौन से पौधे उसके अंदर हैं और उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो औषधीय गुण है, वो कितने अच्छे हैं। तो आज मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और जो मेरा अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड था उसका रिवीजन भी हुआ और कुछ जानकारी मुझे नई प्राप्त हुई। तो स्वामी जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत साधु बात कि आपने सब लोगों को एक साथ जोड़ के इस अच्छे प्रोग्राम की रचना की, जहां सब लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि कैसे यज्ञ चिकित्सा से हम अलग अलग रोगों से लड़ सकते हैं, उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ केसेस में रोगों को होने से रोक सकते हैं। तो अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे देख भी पाए तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्लाइड्स की तरफ लेके जा रहा हूं। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि अगर आपको स्लाइड्स दिख रही हो तो आप प्लीज मुझे बताएं। क्या आप लोगों को मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? सबसे पहले जहाँ लिखा दिखा दे रहा है, जी मेडिकेटेड एयर यजना धूपना फॉर एयर स्टरलाइजेशन। हाँ, दिख रही है। दिख रही है? आवाज बहुत भी अच्छी स्पष्ट बात। आ रही है, आपकी वीडियो भी आ रही है साथ। मेरी वीडियो भी आ रही है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज वेरी नाइस। तो मैं आज थोड़ा इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा, और अगले 45 मिनट या फिर 60 मिनट के अंदर हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ी सी डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्च है, और कुछ शब्द, कुछ शब्दावलियां, कुछ टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो अगर किसी को लगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं तो आप प्लीज मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा हल्के भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम समझेंगे कि जो मेडिकेटेड एयर है, ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी नीड है, जिसको हम क्लासिकली या अपने पुरानी संस्कृति के तौर पे जिसको यज्ञ या यज्ञ कहते हैं, वो वास्तव में एक अच्छी स्वस्थ वायु का निर्माण करता है। वो ऐसे वायु, ऐसी धूम्र जिसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। तो आजकल बात चल रही है मेडिकेटेड एयर की, मेडिकेटेड वाटर की, मेडिकेटेड सॉइल की। हर जगह हम देख रहे हैं कि कैसे चीजों को स्वस्थ रूप से लिया जा सके। तो उस संदर्भ में मेडिकेटेड एयर के बारे में जो आज बात है वो हम थोड़ा समझेंगे। उसके साथ साथ ये भी समझेंगे जो एयर स्टरलाइजेशन की बात है, मतलब कि हवा में, हमारे आसपास, हमारे कमरों में, हमारे कक्षों में, हमारे वर्क स्पेस में, जहां जहां जो जो अलग अलग टाइप के विषाणु हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उन सब का विनाश कैसे एक सेफ तरीके से किया जा सकता है। आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में अलग अलग
विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि हम कैसे चीजों को स्टरलाइज कर सकें। हमारा ये मानना है, और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने ऐसा करके भी दिखाया है कि ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ का पूरा तरीका ही एयर स्टरलाइजेशन का है। तो एक तरीके से वो मेडिकेटेड एयर है, और उसके साथ साथ जो चीज भी खराब है हमारे आसपास उसको हटाने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। तो जो आप स्क्रीन पर थोड़े से कार्टून जैसे देख रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में। तो माइक्रोब्स मतलब कि सूक्ष्म कण, ऐसे कण जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पर हमारे आसपास हर तरफ रहते हैं। तो हमारे शहरों में वो हैं, हमारे जंगलों में वो हैं, हमारे समुद्रों में वो हैं, और तो और जो हमारे पोलर एरियाज हैं, जो हमारी धरती के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ हर वक्त बर्फ जमा रहती है, उस जमी हुई बर्फ के अंदर भी अलग अलग टाइप के कीटाणु पाए जाते हैं। कुछ कीटाणु अच्छे होते हैं, कुछ कीटाणु खराब होते हैं। ये बिल्कुल हम इंसानों की तरह हैं, कुछ दोस्त हैं और कुछ ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तो जो ज्यादा दोस्त नहीं हैं वो हमें ज्यादा परेशान करते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। और जो दोस्त हैं वो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमें हेल्प करते हैं हमारी जिंदगी को और आसान बनाने में। तो जितने भी स्टरलाइजेशन के टेक्निक हैं वो उन ज्यादा दोस्त नहीं बैक्टीरिया को, वायरस को और फंगस को हटाने में काम आते हैं। तो आज हम थोड़ा उनके बारे में समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ होता है। तो देखें कि हमारे आसपास ये सब जीवाणु हैं जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री पैदा होते हैं, और जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो उस पैदा होने के प्रोसेस के दौरान हम कुछ बैक्टीरिया को एक्वायर करते हैं। हमारी जिंदगी में बैक्टीरिया का सबसे पहला आमना सामना, सबसे पहले मुक्कालात या मुलाकात तभी होती है। और हम देखें तो हमारे पास लगभग 600 से लेके 1000 टाइप के बैक्टीरिया हमारे साथ रहते हैं। एक एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर अगर हम टोटल बैक्टीरिया को निकाल के तोल पाएं तो उनका वजन लगभग 2 किलो के लगभग होगा। जैसे मेरा वजन, खैर मैं अपने वजन के बारे में बात नहीं करता हूँ, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और जो स्वस्थ लोग हैं जिनका वजन लगभग 65 किलो है, उनके अंदर आप देखिए लगभग 2 किलो के लगभग बैक्टीरिया हैं। और ये मल्टी ट्रिलियंस हैं, खूब सारे थोक के बाहु हैं, और इन सब का काम हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना होता है। ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। और जो खराब वाले बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, उनका वजन इतना नहीं होता। हमारे हाथ पे अब देखें तो लगभग 1000 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये माइक्रोब्स का हमारे स्किन और हमारे आंतों के ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं। हमारी बड़ी आंत में लगभग मान के चलें 1 बिलियन बैक्टीरिया 1 ml में होते हैं, और पेट के अंदर लगभग 100 से लेके 10,000 बैक्टीरिया 1 ml के अंदर होते हैं, और छोटी आंतों में लगभग मान के चलें तो 10 लाख बैक्टीरिया 1 ml के अंदर होती है। और ये सब बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है। ये सब अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, ये हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं जिनको हमें पालने पोसने की जरूरत होती है। ये हमारे पेट में रहते हैं और बदले में हमें किराए के तौर पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। ऐसी दवाइयां जो इनको अच्छे से नरिश कर पाएं वो प्रोबायोटिक्स कराती हैं, प्रीबायोटिक्स कहलाती हैं। वो भी एक अलग रिसर्च है, कभी उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, और खराब बैक्टीरिया और खराब फंगस और खराब वायरस के बारे में। तो आजकल जो बात चल रही है इंडोर एयर पोल्यूशन की, जो कि हम जहाँ रह रहे होते हैं, स्पेशली जो एनसीआर के हमारे भाई लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हवा में काला काला धुआं भरा हुआ है, जो फॉग के साथ, कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है। स्मोक मतलब धुआं, और फॉग कोहरा आपस में मिलकर स्मॉग बनाता है, जो काले रंग का कोहरे जैसा सस्पेंशन होता है, और जो हमारे नाक के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू, हमारे लंग्स में, पूरे शरीर में जाता है और दुनिया भर की बीमारी पैदा करता है। ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि अगर जो लोग दिल्ली के एक बहुत डेंस पॉल्यूशन वाले इलाके में रहते हैं और वहाँ सांस लेते हैं, उनके पूरे दिन में जितना सांस लेते हैं वो लगभग एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर गंदा धुआं अपने अंदर ले लेते हैं। और ये उनकी जानकारी में भी नहीं है, वो वहाँ रह रहे हैं इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। पर सिचुएशन ऐसी है कि ये जो पॉल्यूशंस हैं, ये पॉल्यूशंस हमें दुखी करते हैं। न्यूमोनिया होता है, स्ट्रोक हो सकता है, इस्कीमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में लंग कैंसर हो सकते हैं। ये सब पॉल्यूशन के बारे में है। पर इन पॉल्यूटेंट एयर के अंदर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया भी रह सकते हैं, अलग टाइप के फंगस भी रह सकते हैं। उनसे लड़ना एक अलग तरीका है।
आज हम उस तरीके के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो इन माइक्रोब्स के ऊपर काम करती है। और उस माइक्रोबायोलॉजी, जिसको सूक्ष्म विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, उसका एक और सेगमेंट है जिसको कहते हैं एयरो माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि ऐसी विज्ञान की रिसर्च, ऐसे विज्ञान का प्रोसेस जो हवा में उपलब्ध छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में हो। तो ऐसी ऐसे छोटे माइक्रोब जो हवा में सस्पेंडेड हैं, जो जो पड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च है वो एयरो माइक्रोबायोलॉजी होती है। और ऐसा देखा गया है कि अगर हम एक दिन में जितनी सांसें ले लेते हैं, लगभग 6 लाख बैक्टीरिया हम अपने शरीर के अंदर रोज ले रहे होते हैं। तो इतना हमारे आसपास है, उससे बचना लिटरली नामुमकिन है। और ये आप जो एक टेबल देख रहे हैं, ये बता रहा है कि हमारे क्लासरूम में, हमारे डे केयर सेंटर में, डाइनिंग सेंटर में, घर में, ऑफिस में कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया हैं और उनका आपस में अनुपात कितना है। तो लगभग एक समुचित मात्रा में ये बैक्टीरिया वायरस हवा में रहते हैं, जिन्हें हम अपने शरीर के अंदर लेते रहते हैं। हमारे शरीर की एक अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रक्षा की पंक्ति है, जो इन वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती है। तो ये जो बेसिक साइंस है वो ये बताती है कि अगर हम सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हो तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पर लेकिन जब ठीक ठाक ना हो, और आप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो ज्यादा दोस्त बैक्टीरिया नहीं है, जो थोड़े से दुश्मन बैक्टीरिया हैं, जिनको हम पैथोजेनिक एयरबोर्न माइक्रोब्स कहते हैं। आपके सामने तीन चीज दिख रही है, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। और इनकी वजह से होने वाली बीमारी आपको सामने दिखाई दे रही है। मैं कर्सर का इस्तेमाल करता हूं ताकि थोड़ा मैं फोकस कर पाऊं। क्या आप ये लाल रंग का कर्सर हिलते हुए देख रहे हैं स्वामी जी? जी दिख रहा है। हाँ, तो बैक्टीरिया के ऊपर हम जब बात करें तो इनसे तीन बड़ी बीमारी यहाँ होती हैं। फंगस से देखें तो तीन बीमारी ये रही, और वायरस से करें तो तीन बीमारी ये रही। इस लिस्ट में एक चौथी बीमारी है जो अब सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है कोविड, कोरोना वायरस, जो 2-3 साल पहले खूब अच्छे से हल्ला मचा के गया था। अब दोबारा उसके आने की आहट भी हो रही है। वो भी एक एयरोबोन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो उसके बारे में थोड़ा हम और बात कल परसों जब अगला आएगा टर्न तब बात करेंगे। तो अब देखें, जो आज के हवा के स्टरलाइज करने के मेथड्स हैं, वो अलग अलग सिंथेटिक केमिकल्स हैं, अल्कोहल हैं, अलग टाइप के एल्डिहाइड्स हैं, फिनोल के कंपाउंड हैं, और बहुत सारे ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया, फंगस को मारते हैं। अलग टाइप के गैसियस प्रोसेस हैं जो ये काम करते हैं। पर इनके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अगर वो नाक में चले जाते हैं तो बैक्टीरिया मारने के साथ साथ जो हमारी अच्छी सेल्स हैं उनको भी मारते हैं, और उनको हैंडल करने का भी एक तरीका है, उनकी टॉक्सिटीज भी हैं। और कभी कभी उनका जो प्रभाव है वो भी खत्म होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस उनसे यूज टू हो जाते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं अपने क्लासिकल टेक्निक की, जैसे अभी आपको कुछ स्वामी जी ने इतना सारा बताया कि जो हवन की बात है, जो यज्ञ की बात है, उसमें कैसे करें, तो उसके लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे और पीछे जाकर देखने का प्रयास किया, तो मैं देखा कि महर्षि सुश्रुत ने कई हजार साल पहले ये बताया था कि सरसों के धुएं के द्वारा अगर हम एक कमरे को भर देते हैं, तो वो जो कमरा है, उस कमरे में जो धूमन की प्रक्रिया है, वो एक तरीके से एंटीसेप्सिस है। मतलब कि जो भी इंफेक्शन उस हवा में तैर रहे होंगे, उस सरसों के धुएं द्वारा मारा जा सकता है। ये बात हमारे ऋषि कई शताब्दी पहले बता गए थे। और उसके बाद फिर देखा गया कि औषधीय प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों को जलाने का काम किया गया, और ये काम प्राचीन जड़ों से हो रहा है। और उसके बाद जो यज्ञ की अग्नि है, जो भी पूज स्वामी जी ने आपको बताया कि जब जो दो टाइप की फ्लेम्स हैं, दो टाइप के अलग अलग धुएं हैं, तो जो बाद वाला धुआं, जो सफेद रंग का धुआं है, अगर वो आप देखें तो उसके अंदर अलग तरीके से प्रोसेसिंग होती है। जो जिन चीजों को हम जलाते हैं, जिन चीजों को हम यज्ञ में देते हैं, उन चीजों के अंदर जो स्पेशल कंपाउंड्स हैं, जो आपको अभी स्वामी जी बता रहे थे कि अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग टाइप के नेचुरली पैक कंपोनेंट हैं, वो जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फॉर्म में, या फिर गैसियस फॉर्म में, या फिर कोलाइडल फॉर्म में। और उस फॉर्म में कन्वर्ट होके, धूम्र के फॉर्म में कन्वर्ट होके, हमारे नाक, हमारे फेफड़े और स्किन के छेदों द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छे वाले काम करते हैं, हमारी हेल्थ को सस्टेन रखते हैं, कोई बीमारी है उसको हटाते हैं। जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे कि जो जो टारगेट ऑर्गन है, जहाँ जहाँ थोड़ी दिक्कत है, वहां पे गाढ़ा गाढ़ा धुआं लगाया जा सकता है। हाथ में चोट है तो हाथ को धूम के ऊपर रखा जा सकता है। तो वो एक तरीके से वहां की डोजिंग भी अच्छी बन जाती है। आज हम थोड़ा समझेंगे कि जो पूरी प्रोसेस है सेप्सिस की, वो कैसे काम करती है। और विषग्न धूप
जो एक अच्छी धूम्र है, एक अच्छी सामग्री है, उसको इस्तेमाल करके कैसे हम एक कमरे की, एक ऑफिस की, एक अपने आसपास की पूरी फिजा की हवा को कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, जो आप इस कार्टून में देख रहे हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो धूम निकलता है बिल्कुल रॉकेट की तरह जाके बैक्टीरिया की हर एक वॉल को तोड़ने का प्रयास करता है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया है, जिसकी ये बाहर की पेरिफेरली एक दीवार है, जिसकी के अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो धूम्र निकलता है, ये जिससे ये रॉकेट के फॉर्म में जाके इन सबको तोड़ता है, और उसके तोड़ने की वजह से ये बैक्टीरिया मर जाता है, और जिस जगह वो बैक्टीरिया है वो जगह स्टरलाइल हो जाती है। वहां पे कुछ भी इनकी संगत नहीं बनी रहती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो धूपन क्रिया है उसके बारे में आई एम श्योर स्वामी जी ने आपको काफी कुछ बताया हुआ है। मैं क्विकली आपको साइंस वाले डेटा की तरफ लेके जाता हूँ। तो बहुत सारी सामग्री हमारे पास है, आप उन सब के बारे में सुन रहे हैं या फिर अभी और भी सुनेंगे। आज मैं बात करूंगा विषग्न धूप के बारे में, और थोड़ा सा बात करूंगा चर्मेष्टि के बारे में, कि जो हमारी स्किन डिजीज के लिए कैसे चर्मेष्टि अच्छे तरीके से काम करती है, और जो एयर स्टलाइजेशन की बात है, कैसे वहां पे ये जो विषग्न धूप है वो बढ़िया काम करते हैं। तो इसके कंपोनेंट यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने हैं, और आप इसके बारे में अलग से भी गूगल से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इनके अंदर होता है, और पूज्य स्वामी जी भी आपको डिटेल में इसके बारे में बताए हैं। तो अगर हम इन विषग्न धूप की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जो सबसे चैलेंजिंग काम है कि आप इस धूम्र को जलाएं, उसके धुएं को इकट्ठा करें, उस धुएं को इकट्ठा करके एक लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करें, और बाद में एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको हम कहते हैं GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हैं कि उस गैसियर फॉर्म में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली उस गैसियस फॉर्म का एक डिटेल फिनोटाइप है, जो ये बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक्ड कंपाउंड है, जो नेचर ने उन औषधियों में पैक किए थे, जो आपने जलाए, और वो जलने के बाद गैसियस फॉर्म में आ गए, और आप फिर उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये GCMS का डेटा है, जो हमें दिखाता है कि इसके अंदर अच्छे कंपाउंड्स हैं, और रेगुलरली इतने ही हर बार मिलते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमने ये देखने का प्रयास किया कि क्या हम इनके इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें बहुत सारे अलग टाइप के एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने पड़ते हैं। और पूज्य स्वामी जी ने एक एक अच्छा डिवाइस का निर्माण किया और उसको डेवलप किया, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो एक तरीके से फ्यूमिगेटर है। मतलब कि आप एक छोटे से बॉक्स में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में अग्नि का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ये सामग्री को डाल के इस फ्यूमिगेटर की मदद से उस हवा को कलेक्ट कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं छोटा मोटर यहाँ लगा हुआ है, और उस हवा को एक बॉक्स के अंदर भेज सकते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग बैक्टीरियल प्लेट रख सकते हैं, और उस प्लेट के ऊपर अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। जो आप एक कार्टून सा देख रहे हैं, ये जो प्लेट है जिसके ऊपर बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के ग्रो हो रहे हैं, जो रंग बिरंगे कार्टून के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जब हम इन्हीं प्लेट को इस बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो ये बैक्टीरिया कम होने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो आपको फाइंडिंग में अगले कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ इस पूरे धुएं को इकट्ठा करके हम एक बॉटल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसका हम बाद में केमिकल एनालिसिस करके पता कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या सामग्रियां हैं। तो आपने पूज्य स्वामी जी से सुना था कि जितनी भी हमारी ये धूम्र चिकित्सा है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं, जो धूम्र के छोटे छोटे टुकड़े होके आ रहे होते हैं, वो वास्तव में नैनो पार्टिकल होते हैं। और हमने इसको अपनी लेबोरेटरी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके देखा, उस धूम्र को इकट्ठा किया, उसको स्कैन किया, और देखा कि उसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और जब आप इसको और जूम करके देखते हैं, लगभग 8 की जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो ये बिल्कुल नैनो स्केल पार्टिकल्स होते हैं, हम जिसको देख पा रहे हैं। और हमने पहली बार नापा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये नैनो स्केल तो है ही हैं, उसके साथ साथ ये बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि बहुत अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इसमें सब लगभग एक जैसे ही पार्टिकल बनते हैं। तो जो धूम्र का पूरा तरीका है, वो एक तरीके से एक स्टेबल मशीन के तौर पे काम करता है, कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग आइडियल होती हुई आ रही होती है। और जो एक बड़ी बात है, जो हम पहली बार देख पाए, कि वास्तव में जो हमारे ऋषि मुनि कह के गए थे, वो साइंटिफिकली भी उतना ही वैलिड और उतना ही पावरफुल है, जितना हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये माइक्रोबायोलॉजी का डिटेल
डेटा है जहां आप देखेंगे कि हमने अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को इन एक्सपेरिमेंट में ग्रो किया। तो बैक्टीरिया को आप अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे पैथोजेंस, ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे खराब वाले बैक्टीरिया जो एक सरफेस पे ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारे टेबल के ऊपर, हमारे बर्तनों के ऊपर, हमारी कुर्सियों पे, हमारी दुकान के काउंटर पे, हमारी लैब्स के कुछ हिस्से में भी, उनको हम अलग तरीके से ग्रो करते हैं। अब देखेंगे उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये 4 बड़े सरफेस पैथोजेंस हैं। एक पैथोजन जो लंग्स के अंदर होते हैं, जो हमारे फेफड़े के अंदर होते हैं, एक वो ये रहे। 2 गैस्ट्रिक पैथोजन है जो हमारे पेट के अंदर होते हैं। एक यूरोपैथोजेंस हैं जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में होते हैं, किडनी के बाद का जो हिस्सा है जहाँ मूत्र का निर्माण होता है, उस पूरे पाथवे के पैथोजेंस हैं। कुछ जेनरिक पैथोजेंस हैं और कुछ फंगस हैं। आप देखेंगे जब आप इनको ग्रो करते हैं तो ये एक प्लेट पे अपनी कॉलोनी बनाते हैं। आप देखिए जो एक एक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी कॉलोनी के फॉर्म में है। और यहाँ इतनी सारी कॉलोनी है कि वो एक लॉन जैसा बन जाता है, देखना मुश्किल हो जाता है कि कितनी कॉलोनी है। और बाकी आप देखिए हर एक बैक्टीरिया की अपनी स्पेसिफिक डिजाइन की कॉलोनी होती है। और जब आप इन्हीं प्लेट्स को उस बॉक्स के अंदर रखते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और उसमें धूम्र चिकित्सा देते हैं विषाणु धूम को, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस धूम्र को देते हैं, वैसे वैसे इनकी कॉलोनी का नंबर कम होने लगता है और कॉलोनी का साइज छोटा होने लगता है। जो ये बताता है कि आप धूम्र का इस्तेमाल करके, विषाणु धूम का इस्तेमाल करके इन बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। और साइंटिफिकली ये पहली बार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दिखाया। परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में हम यहाँ तक पहुंचे और ये दिखा पाए कि जो हमारे ऋषियों का ज्ञान था कि हम इन धूम्र का इस्तेमाल करके अलग टाइप के पैथोजन को रेगुलेट कर सकते हैं, अब वो सामने एक्सपेरिमेंटल तौर पर दिखना शुरू हो गया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको लेके हमारी पूरी साइंटिफिक टीम बहुत एक्साइटेड थी। हमने डिटेल एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए। जो आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं वो एक सिंगल पॉइंट डेटा है कि कैसे एक्सपोजर के बाद कितने बैक्टीरिया कम हो गए। और उसके बाद हमने इसके टाइम डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग टाइम पे एक्सपोजर देके देखा कि जब हम इसको अलग टाइम तक देते हैं तो कैसा प्रभाव आता है। जो हरे रंग की आप लाइन देख रहे हैं ये बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ की रेट है। और जब इनको हम भीषण धूप देते हैं तो अब देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इनका ग्रोथ लेवल भी कम होता जाता है। और ये सरफेस पैथोजन से लेके लंग पैथोजन, यूरोपैथोजन, गैस्ट्रिक पैथोजन, इस केस में तो बिल्कुल ही जो ग्रोथ थी बिल्कुल वो मंद हो गई और कम हो गई, बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कुछ इन्फेक्शन था ही नहीं। तो ये जो पूरे फाइंडिंग थे ये बहुत जबरदस्त थे, जो हम ये जो देख पाए कि हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं वो स्पेसिफिक हैं और उसके साथ साथ बैक्टीरिया को और फंगस को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। उसके बाद जो एक क्वेरी सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि कुछ लोग जो यज्ञ को उतना अच्छा नहीं मानते या जिनके मन में थोड़ी भ्रांतियां रहती हैं, जो शंकाओं के साथ आ रहे होते हैं, उनका ये भी कहना होता है कि अगर हम यज्ञ की धुएं में बहुत देर तक बैठेंगे तो कहीं इससे हमारे लंग्स तो खराब नहीं हो जाएंगे, हमें खांसी तो नहीं होने लगेगी, धूप जाके हमें और ज्यादा परेशान तो नहीं करेगा। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम हमने अपनी ह्यूमंस की, इंसानों की लंग सेल्स पे भी किए। तो जो काम पहले हम बैक्टीरिया पे कर रहे थे वो काम इस बार हमने ह्यूमन सेल्स पे किया। और करके के देखा कि जब हम इन फ्यूम्स को, जो विषम धूप की फ्यूम्स हैं, उनको ह्यूमन लंग सेल्स पे ग्रो देते हैं, जो A549 सेल्स हम जिनको कहते हैं, तो क्या कहीं उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। और ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इन धूम्र का हमारे लंग सेल्स पे कैसा भी दुष्प्रभाव नहीं पाया गया। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि कितनी सारी सेल्स ग्रो कर रही थी, और जैसे जैसे हम विषम धूम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इन सेल्स का कंसंट्रेशन लगभग वैसे ही बराबर रहता है जैसा कि वो नेचुरली थे। और ये एक बड़ी बात थी जहाँ जो ये बता रहे थे कि ये जो धूम्र हैं ये सेलेक्टिवली बैक्टीरिया को ही, कीटाणुओं को ही मारने का काम करते हैं, हमारे सेल्स के ऊपर उनका दुष्प्रभाव नहीं पाया जाता है। और हमने देखा सबसे पहले कि जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक बॉक्स में थे जो हम अपने लेबोरेटरी में कर रहे थे, पर उसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है। तो उस प्रैक्टिकल यूज के लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट अलग टाइप से भी किए। और जो हमारे ट्रीटमेंट सेंटर हैं पतंजलि हरिद्वार में, जहाँ बहुत पेशेंट्स आके रहते हैं, बहुत हेल्थ सीकर आके रहते हैं, जो स्वास्थ्य साधक हैं वो लोग आके रहते हैं, और जब वो रहते हैं तो उसके बाद उनके कमरे की सफाई भी की जाती है। तो हमने कुछ ऐसा किया कि क्यों ना हम उन कमरों में ही काम करें, और जब कोई स्वास्थ्य साधक जा रहे हों वापस, तो कमरे की सफाई करने से पहले हम उस कमरे में देखें कितने बैक्टीरिया पाए गए हैं। तो उसके लिए हमने उन प्लेट्स को जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं
उनको उस कमरे में रखा, और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आप एक डॉट्स जैसा दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े धब्बे पड़े दिख रहे हैं, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। ये 2 कमरे में रखी हुई प्लेट्स हैं। क्या आप देख रहे हैं कि उन कमरे के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया प्लेट पे सेटल होने शुरू हो गए थे, जो नेचुरली होता है क्योंकि हवा के अंदर इतने बैक्टीरिया, इतने पैथोजेंस होते हैं। अब उसी कमरे में जब हम यज्ञ करते हैं, पूज्य स्वामी जी ने उस कमरे में जाकर यज्ञ किया विषम धूप के साथ, और जब वहां यज्ञ किया और उसके बाद दोबारा वहां यही प्लेट रखी गई, तो आप देखेंगे कि जो इतने सारे कॉलोनी आ रहे थे वो यहाँ बिल्कुल नहीं पाए गए। उसने क्लियरली बताया कि यज्ञ करने की वजह से हवा के अंदर प्रेजेंट हुए जितने भी पैथोजेंस थे वो खत्म हो चुके थे, वो मर चुके थे, और वो एक अच्छे हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं। तो हमें क्लियरली बात समझ में आ गई, और हमारे वैज्ञानिकों को ये बहुत अच्छा लगा देखने में कि ये जो स्टरलाइजेशन की टेक्निक है विषम धूप द्वारा, ये सुपर इफेक्टिव है। ये डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को, इंडोर एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से स्टरलाइज कर सकती है। फिर इसको हमने क्वांटिफाई करके करके दिखाया कि जो पूरा डेटा था ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद, ये बहुत अच्छे तरीके से जो भी पैथोजेंस थे वो अच्छे से रेगुलेट हो गए थे। और इस फाइंडिंग को हमने एक बड़े जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेजा, और ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व लग रहा है कि जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च में पहली बार एक यज्ञ चिकित्सा के बारे में इतना बड़ा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जहां हमने बताया कि विषम धूप जो एक नैनो स्केल पार्टिकल के साथ आते हैं, वो उसकी एक प्रॉपर्टी डिटॉक्सिफिकेशन की है, और उसके एंटी माइक्रोबियल रिस्पॉन्स बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही जोरदार हैं, जो आयुर्वेदिक तरीका है हवा को स्टरलाइज करने का। ये एक अच्छा पेपर रहा है, और इसके अब तक बहुत सारे साइटेशंस हैं, जो और वैज्ञानिक हैं वो इसको भी काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब मैं क्विकली, जैसे मुझे पूज्य स्वामी जी ने निर्देशित किया था, क्विकली शिफ्ट होता हूँ स्किन पैथोजेंस को लेके। अब तक जो हम बात कर रहे थे बहुत जनरल पैथोजेंस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम विषम धूप के बेसिक प्रोसेस को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब हम बात करेंगे चर्मेष्टि के बारे में, जो स्किन की, हमारे त्वचा के पैथोजेंस हैं, उनके ऊपर उसके कैसे इम्पैक्ट हैं, और कैसे उस धूम्र का इस्तेमाल करके हम स्किन डिजीज से खुद को बचा सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो उसको ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले कि मैं ये वाला गियर चेंज करूं और एक नए ट्रैक पे गाड़ी चलाऊं, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता, और कोई भी आप संकोच मत कीजिए। स्वामी जी, आपको कुछ कहना है, कोई क्वेरी हो? मीनाक्षी दवे जी ने कुछ एक क्वेरी है, प्लीज पूछिए मैम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए, मीनाक्षी बहन। जी जी सर। हाँ प्लीज पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो, नमस्ते, ये जो आपने बोला यज्ञ की जो धूनी, मतलब जो वे है, उसी से अच्छा होगा या फिर उसकी जो भस्म होगी उससे भी अच्छा होगा? भस्म के भी अपने अच्छे प्रभाव हैं, और भस्म भस्म को तो आपको ओरली खाना पड़ता है, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनहेल करना है। आपको जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां बैठना है, और जब आप अच्छी यज्ञ के माहौल में बैठते हैं, जैसा आपको पूज्य स्वामी जी ने बताया और पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, कि वो जो है प्रभाव वो बहुत दूरगामी है, बहुत स्टेबल है, और बगैर किसी मेहनत की वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, और आपको हेल्दी रखने में सहयोग करता है। सर अगर कोई रोज नहीं बैठ सकता तो फिर उसके लिए क्या हो सकता है? तो पूज्य स्वामी जी आपको थोड़ा बता पाएंगे इस बारे में, पर इसका एक फ्रीक्वेंसी सेटअप किया जा सकता है, कि जितनी पॉसिबिलिटी है और जैसी बीमारी है किसी को, फिर उसके आधार पे वो फ्रीक्वेंसी तय की जा सकती है। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मधु जी का एक क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए मधु जी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, कहिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि हवन जो है सूरज ढलने से पहले पहले होना चाहिए, तो क्या हम बाद में भी कर सकते हैं हवन? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी इतना सोचा नहीं था। मैं इस क्वेश्चन को पास ऑन करूंगा पूज्य स्वामी यतिदेव जी को। स्वामी जी, आप इस बारे में कुछ कहेंगे?
पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, अगर आप हैं। ओम। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न है हाँ, मधु बहन जी का। आपको शुरुआत के दिन में सब बताया था, टाइम आदि का। आगे के सत्रों में और भी बताएंगे। आज आपको प्रश्न पूछने का इतना अधिकार है कि जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें बताया उसमें कोई हमें डाउट है तो आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो क्वेश्चन को लेंगे। बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो हम आगे लेंगे। तो आप इसी से संबंधित जिनका प्रश्न हो केवल वही हैंड रेज करें, अन्य लोग ना करें। और जो भस्म वाला बताया, तो भस्म के लिए भस्म को छान करके, बारीक करके, खरल करके, और उसको थोड़ा सा एलोवेरा के साथ या गाय के घी के साथ उसका लेपन आदि करने से लाभ मिलता है। लेकिन विशेष रूप से जो धुआं होता है, मिट्टी का जो पात्र आदि होता है, उसमें गाढ़ा धूम्र करके और उससे धूपित शरीर को करने से विशेष लाभ होता है, और वो विशेष स्थिति में। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं भी इसको थोड़ा ध्यान रखूंगा। सुरेखा बहन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं थोड़ा बात करता हूँ शर्मिष्ठी के बाद में, तो फिर लौट के दोबारा कुछ होगा तो बात कर लेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब, आचार्य जी को भी नमस्ते, सादर नमन। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आपने इतना अच्छा इसके बारे में बताया, क्या हम इसको अपने स्कूल लेवल पे बच्चों को कुछ करके दिखा सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई अपरेटस अवेलेबल है? क्योंकि इतना बड़ा सेटअप तो हमारे पास नहीं है, जैसे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया। क्या हम भी कुछ ऐसा करके दिखा सकते? कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा डिवाइस है कि जैसे मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया था अपने स्कूल में, हवन करने से पहले पीपीएम देखा, हवन करने के बाद देखा तो डाउन हुआ, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं मानते कि ओपन स्पेस पे है। तो ऐसा कुछ आप मुझे गाइड कर सकते हैं, जैसे ये भी। ये बिल्कुल किया जा सकता है। और जो मैंने आपको सैटल प्लेट मेथड के बारे में बताया, वो बहुत आसान है और वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम इसके लिए अलग से एक बार जुड़ के बात कर लेंगे। स्कूल के लेवल पे हमें ये बिल्कुल करना चाहिए, और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही। नहीं, ऐसा ना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों में अगर विश्वास बैठ जाएगा तो वो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल तो सही अगर बात। ऐसे कोई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप हमें गाइड कर दें कि बिल्कुल ये चीजें करेंगे। आप करेंगे, तो आप मुझे वो नंबर भी दे देंगे। तो मतलब मैं आई एम वर्किंग एज अ केमिस्ट्री टीचर इन एमसीएल सरस्वती बाल मंदिर स्कूल फ्रॉम लास्ट 30 years। तो मैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही करती हूँ, मॉडल्स इसी टॉपिक पे बनाती हूँ, होमा रिसर्च पे, इस तरह से होमा ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट मुझे वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती कि भाई आप प्रूफ करो, तो वो चाहती हूँ मैं। मैम हम धन्यवाद। बिल्कुल करेंगे, आपने बहुत अच्छा बताया। हमारा एक रिसर्च आउटरीच प्रोग्राम है, जहां हम कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाके काफी इस रिसर्च को वहां ट्रांसफर करने में काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप उसके बारे में भी सुनेंगे। शायद 2 या 3 महीने में हम रोल आउट करने वाले हैं। तब आई एम श्योर इट वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड टू ऑल द स्टूडेंट हु हैव बीन वर्किंग विद यू। और ये धन्यवाद, आपका बहुत बहुत प्रयास धन्यवाद। बहुत ही अच्छा है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ठीक है, तो फिर अब हम अपने अगली पड़ाव की तरफ चलते हैं, और उसके बाद जो क्वेरीज है उन सबको बाद में ले लेंगे। ठीक है। तो जो 9 भाई बहनों ने अपने हाथ उठाए हैं वो थोड़ी देर नीचे कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा उठा हुआ हाथ हाथ में दर्द भी कर सकता है। तो थोड़े आराम से बैठते हैं, और अब चर्मिष्ठी के बारे में देखते हैं। तो जो स्किन पैथोजन की बात है, स्किन पैथोजन्स में दो चीज बड़ी होती हैं। एक तो बैक्टीरिया और दूसरा फंगस। और जो दोनों हैं ये थोड़े ज्यादा देर तक परेशान करते हैं। और एक बड़ा फंगस का फैमिली है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडा। कैंडिडा एक फंगस का नाम है, और ये बेसिकली यीस्ट की तरह होता है, और कभी कभी एक बड़े सेल्स के तौर पे भी ग्रो करता है। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसी के कुछ फोटोग्राफ हैं। स्किन में जो खुजली वाली ज्यादा बीमारियां हैं, उसमें कैनेडा का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया है। जो जोड़ों की खुजली है वो 90% टाइम कैनेडा की वजह से ही होती है। तो इस पे भी हमने काफी काम करने का प्रयास किया, और देखा कि जो फंगल इन्फेक्शन जो स्किन के अंदर हो रहे हैं, जो कैनेडा की वजह से हो रहे हैं, तो क्या हम उसको कंट्रोल, रेगुलेट या क्योर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या हम उससे एक धूम्र के साथ कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा प्रश्न था, और पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने इस पे बहुत सारा काम किया। अलग अलग सामग्रियों का फॉर्मुलेट किया, उनका निर्माण किया। हमने काफी कुछ टेस्ट भी किए, और देखा जो चर्मेष्टी है, जो चर्मेष्टी सामग्री है, तो उसका धूपन किया जाता है। तो क्या हम स्किन पैथोजेंस को, स्पेशली जो
फंगल स्किन पैथोजेंस हैं, क्या हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं? इस पे लगभग 2.5-3 महीने के एक लंबे एक्सपेरिमेंट हमारी बहन स्वाति मैम ने किया, जो भी यहाँ नहीं है हमारे साथ, वो यूएस गई हुई हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं। पर उनकी लैब में ये हमने लंबे एक्सपेरिमेंट किए और पाए कि वास्तव में चर्मेस्टी का इस्तेमाल करके हम इन फंगल स्पीशीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके कॉलोनी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके एक बड़े घराने बनाने की जो कैपेबिलिटी है, इसको हम बायोफिल्म कहते हैं, उसको भी तोड़ सकते हैं। तो आने वाली आगे वाली कुछ स्लाइड में हम क्विकली वो देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है और उसके कारक क्या-क्या हैं। तो ये तो थोड़ा-सा एक स्कीमेटिक है जो ये समझा रहा है कि कहाँ-कहाँ फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और ये एक बहुत बेसिक है। मैं क्विकली अभी छोड़ के इसको आगे जाता हूँ लेके और चर्मेस्टी के बारे में बात करता हूँ। आपको पूज्य स्वामी जी ने अभी चर्मेस्टी के कंपोज़िशन के बारे में समझाया, जो उन्होंने बहुत अच्छे से लेआउट करके आपके सामने रखे हुए हैं। स्वामी जी आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आपने इसे बहुत बढ़िया ही तरीके से किया था और मैं ये भी देख रहा था कि आपने सब पौधों के साइंटिफिक नेम भी नीचे लिखे हुए थे, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो पूरे एक संरचना को बहुत ही वैज्ञानिक रूप प्रदान कर रहा था। तो आपको पुनः-पुनः धन्यवाद कि आपने एक इतना अच्छा बेस, इतना अच्छा बैकग्राउंड बनाया, जहाँ मुझे अब कहना बहुत आसान हो पा रहा है। तो जैसे हमने विषम धूप के बारे में देखा था, वैसा ही हमने चर्मेस्टी के फॉर्मुलेशन को धूम्र में कन्वर्ट करके उनका जीसीएमएस प्रोफाइल चेक किया और पाया कि इसके अंदर कौन-कौन से कंपाउंड्स नेचुरली पैक्ड हैं और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपको एक-एक पीक दिखाई दे रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर कर्सर रन करके, ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर इतने सारे कंपाउंड्स हैं। इनफैक्ट चर्मेस्टी के अंदर विषम धूप से ज़्यादा कंपाउंड पाए गए और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे पाए गए, जो वास्तव में स्किन हेल्थ के लिए अपने आप में औषधि के तौर पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चर्मेष्टी सामग्री है, हम जब इसको कंबस्ट करते हैं, जब इसको हम जलाते हैं, जब इसको धूम्र के तौर पे कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो औषधिकारी गुण हैं, जो उन औषधियों के अंदर पैक थे, वो एयर में आ जाते हैं और जब वो एयर में आते हैं, तो फिर वो अपना काम करते हैं जो जिसके लिए वो बने हुए हैं। मतलब कि अलग-अलग पैथोजेंस को, स्किन पैथोजेंस को मारने का काम शुरू कर देते हैं। तो वो सब इन कंपाउंड्स की वजह से होता है और ये जो कंपाउंड्स हैं वो छोटे-छोटे पार्टिकल के तौर पे होते हैं और हम फिर उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनके पार्टिकल के साइज़ हैं और ये सब नैनो पार्टिकल हैं। इनका साइज़ 200 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब आप जो लोग नैनोमीटर नहीं समझ रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा बाल है, जिसकी जो बहुत ही पतला माना जाता है, जिसकी मोटाई सबसे कम है, उस बाल का लगभग 70 गुना छोटा साइज़, उसकी मोटाई का 70 गुना छोटा साइज़, वहाँ से नैनो पार्टिकल की शुरुआत होती है। मतलब कि इतने छोटे-छोटे पार्टिकल हैं जो नंगी आँखों से नहीं दिखाई दे सकते, इसके लिए हमें हाई डिग्री के माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं। उस पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये नैनो पार्टिकल्स और हवा में सस्पेंडेड तौर पे रह सकते हैं। और ये वो कंपाउंड्स हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको हमने अपनी केमिस्ट्री लैब में कन्फर्म किया है कि हर बार, हर एक बैच में, हर एक धूम के सैंपल में इतनी मात्रा में लगभग प्रेज़ेंट रहते हैं। और ये जो आप फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फ़ील्ड एमिशन माइक्रोस्कोप का फ़ोटो है, जो इन पार्टिकल का साइज़ आपको दिखा रहा है। आप देखेंगे बहुत क्यूट से स्क्वायर पार्टिकल्स हैं और ये लगभग 100 से लेके 120 नैनोमीटर के हैं और ये कुछ-कुछ अलग शेप के भी हैं, पर प्रीडोमिनेंटली एक फिक्स साइज़ के, एक फिक्स डायमेंशन के हमें पार्टिकल दिखाई देते हैं। और इन पार्टिकल्स का हमने वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया जो मैंने आपको पहले बताया था, जो पूज्य स्वामी जी ने एक अच्छे बॉक्स के साथ हमें जो लाके दिया था, फिर हमने उसे मोटर के साथ जोड़ के, पंप के साथ जोड़ के, इस बॉक्स के तौर में कन्वर्ट किया, जहाँ हम अलग-अलग टाइप के फंगस, बैक्टीरिया और वायरस पे काम कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये हमारे लैबोरेटरी के हैं, पूज्य स्वामी जी भी आके काम करते हैं और वो खुद अपने आप में ही ये वाले एक्सपेरिमेंट खुद भी रन करते हैं। तो हमें बहुत सहयोग रहता है क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है कि किस सामग्री से किस टाइप का मेडिसिनल बेनिफिट मिल सकता है, ये जनरली साइंटिस्ट के पास नहीं आता। ये थॉट प्रोसेस पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के एंड से हमारे पास आते हैं, जहाँ हम ये देख पाते हैं कि जो क्लासिकली डेस्क्राइब मेडिसिन है, चाहे वो ओरल मेडिसिन्स हों, लिक्विड मेडिसिन्स हों या इन एयर फॉर्म मेडिसिन्स हों, जो सामग्री के तौर पे आ रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं। अब हम देखेंगे उस फंगस के बारे में जिससे मैं आपसे बात कर रहा था, कैनिडा एल्बिकेंस। तो आप यहाँ देखेंगे
ये फंगस इस प्लेट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हमने छोटी सी प्लेट लगा रखी है और जैसे जैसे हम इस सामग्री को, इसका नाम है चर्मेष्टी, उसको हम कंबस्ट करते हैं, मतलब कितनी ग्राम सामग्री को जला रहे हैं, तो जो आप देखेंगे आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 15 ग्राम, जैसे जैसे सामग्री के जलाने का मात्रा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस फंगस की कॉलोनी का नंबर कम होता जाता है। अब देखेंगे 15 ग्राम पे और 10 ग्राम पे तो बिल्कुल इनका सूपड़ा साफ हो जाता है, बिल्कुल ये क्लीन हो जाते हैं, कोई भी कॉलोनी नहीं बच रही होती है। और लगभग आधे ग्राम पे आप देखेंगे तो आधे ग्राम पे ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। एक क्वेरी हमारे पास ये भी आती है कि इस पूरे प्रोसेस में हम उपले जला रहे हैं, उसके ऊपर घी डाल रहे हैं, उसके बाद ये सामग्री डाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पूरे प्रोसेस में गर्मी पैदा हो रही है उससे ही ये फंगस मर रहा हो। तो उसके लिए हम कुछ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम शैम कंट्रोल करते हैं, जहाँ सामग्री के अलावा बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम होता है, वही उपले होते हैं, वही घी होता है, वही गर्म हवा निकल रही होती है। वो जो गर्म हवा है, जो घी और उपले की वजह से उसी मशीन से आ रही होती है, वो अपने आप में इन फंगस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाती। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कंट्रोल है जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, या फिर शैम कंट्रोल है जहाँ पे हमने सब कुछ किया है पर सामग्री नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर जैसे जैसे सामग्री को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं, आप देखेंगे इन कॉलोनी का नंबर कम हो रहा जा रहा है। और फिर इन कॉलोनी को हम काउंट भी कर सकते हैं, हमारे पास वो मशीन है जिसको हम CFU पर प्लेट कहते हैं, और वो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपके शुरुआत के नंबर ऑफ कॉलोनी है, ये शैम कंट्रोल के हैं, ये कम डोज के हैं जिसकी जनरली कोई वैल्यू नहीं होती, और हम दिखाते हैं कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉलोनीज का कम होना शुरू हो रहा है, जो क्लियरली एक डोज डिपेंडेंट फिनोटाइप दिखाता है। उसके बाद दूसरा क्वेरी आता है टाइम डिपेंडेंट, कि कितने टाइम पे हम इस काम को करें। तो अब देखेंगे हमने अलग अलग टाइम पॉइंट पे काम किया है, 3 मिनट, 6 मिनट और आगे भी, तो देखेंगे जैसे जैसे हम ये टाइम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जो क्लियरली समझाता है कि जो फिनोटाइप हमारे पास आ रहे हैं वो टाइम डिपेंडेंट है और डोज डिपेंडेंट है, मतलब सही मात्रा और सही समय दोनों ही उतने जरूरी हैं जितने की उस पूरे प्रोसेस को करना। तो आपको पूज स्वामी जी ने भी कई बार बताया है कि हमें यज्ञ को भी सही टाइम पे सही मात्रा की सामग्री के साथ ही करना चाहिए, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस विश्वास का एक साइंटिफिक वैलिडेशन है। उसके बाद हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि किस डोज पे हमें बेस्ट रिस्पॉन्स आने शुरू होते हैं। इसको मैं भी स्किप करता हूं और आपको ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरीके से स्ट्रांगली टाइम डिपेंडेंट है और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, मतलब कि अलग अलग टाइम पे अगर हम इसको करते चले जाएं और अलग अलग डोज पे करें तो ये आपके नॉर्मल ग्रो होते हुए फंगस हैं, और ये आप जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनका लेवल कम होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे इनका लेवल कम होता जा रहा है। इस पोजीशन पे जाके ये लगभग उतने हो जाते हैं जितने की नॉर्मली हुए हुए हैं। और इसमें एक अच्छाई बात क्या है कि इसमें आपने इस पूरे ट्रीटमेंट को एक बार दिया है और कॉलोनी को बढ़ने के लिए छोड़ दिया है, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा एक्सपोजर देते हैं इसका तो इसके परिणाम भी दूरगामी हो सकते हैं। और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनका SEM इमेजिंग है, मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेजिंग है। ये आपके अनट्रीटेड कॉलोनी है जहां आपको खूब सारे ये अच्छे से ग्रो होते हुए फंगस दिखाई दे रहे हैं। आपको जब इसको जूम करते हैं तो आपको ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। आप जब इनको ट्रीट करते हैं चर्मेष्टी धूम्र के साथ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, ये टूट के कंडेंस होके ऐसा हो जाता है। पूरा फंगस एक तरीके से फैल रहा था वो इकट्ठा होने लगता है, उसके अंदर लड्डू से बनने लगते हैं, और आप जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे इनकी माइक्रो स्ट्रक्चर्स भी खराब होने लगते हैं। और जो ये बताता है कि एक तरीके से इस पूरी बायोफिल्म का विध्वंस होना शुरू हो जाता है जब इसको चर्मेष्टी की धूम्र दी जाती है, मतलब कि जो पूरा प्रोसेस है इस फंगस की ग्रोथ होने का ये रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो जो एक कंसर्न आता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं, तो जब हम जाकर देखते हैं जिस डोज पे हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं उस डोज के 10 गुना डोज तक भी अगर हम स्किन की सेल्स देखें, पिछली बार हमने लंग्स की सेल देखी थी, इस बार हमने ह्यूमन स्किन सेल्स को ग्रो किया और देखा जो सेल वायबिलिटी है वो इस डोज तक आके इन पे कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, जो ये बताता है कि काफी अच्छी डोज तक इनकी सेफ्टी बनी रहती है। और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था बायोफिल्म के बारे में, कुछ वो डेटा भी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा।
तो ये हमने कुछ ऐसे काम किए जहां हमने इन फंगस के बायोफिल्म को बनाया। मतलब जो फंगस है वो एक तरीके से बहुत झुंड में ग्रो होना शुरू हो जाता है, उसको हम अलग अलग डाई से स्टेन कर सकते हैं। तो जहां ज्यादा फंगस होगा वहां ज्यादा नीला रंग आ जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक अनट्रीटेड कॉलोनी है पूरे फंगस की। और जब हम इसको ट्रीट करते हैं चर्मेस्टी के साथ, आप देखेंगे वो नीले रंग की स्टेनिंग कम होती जा रही है, फंगस की कॉलोनी टूटती दिख रही है और बहुत सारे ओपन एरिया दिखने लगते हैं, जहां मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, जो ये समझाता है कि हम चर्मेस्टी के इस्तेमाल करके इन पूरी फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और जो बनी बनाई बायोफिल्म है जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ बनी दिख रही है, उसको आप देखें बिल्कुल भी हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और एक फंगस की सिचुएशन को बढ़िया तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने अब इससे ये पूरा समझा कि जो हमारी सामग्री है चर्मेस्टी, ये वास्तव में एक एंटी फंगल ड्रग की तरह काम करती है। इसके द्वारा निकले हुए धूम्र का हम सही इस्तेमाल अपने स्किन सरफेस पे हुए इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। और जहां जहां अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस हैं, जहां थोड़ी सी खुजली है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, उसको भी इसके इसके साथ कंट्रोल किया जा सकता है। हम कुछ अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम कुछ इन्फ्लेमेशन को पैदा करें, जो बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, कोई सूजन को पैदा करें स्किन के ऊपर और साथ में कुछ इन्फेक्शन को लगाएं, तो क्या हम चर्मेस्टी के धूम्र से उन दोनों प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि वास्तव में ऐसे किया जा सकता है। और वो उसको मानने का कारण ये है कि जो हम कंपाउंड देख रहे हैं इसके अंदर, उनकी अपने आप में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी रिपोर्टेड है। तो अभी बहुत कुछ आगे करने को है। हम यज्ञ चिकित्सा के ऊपर बहुत ज्यादा अनुसंधान कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जो जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हमें दिए थे, जिसको हमारी भाषा में पूज्य स्वामी जी ट्रांसलेट करके बताते हैं और हम उसको वैज्ञानिक तरीके से आगे ले जाके वैलिडेट करने का प्रयास करते हैं, जो इफेक्ट हैं वो कैसे हैं और अगर हैं तो क्या उनको सार्वभौमिक तरीके से सब वैज्ञानिकों को और पूरी दुनिया के लोगों को समझाया जा सकता है। अगर समझा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और यज्ञ की वैज्ञानिकता को आगे ले जाने में बहुत सहायक होगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। मैं आज अभी इस पे कंक्लूड करता हूँ और किसी एक और दिन एक और सामग्री के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि वो कैसे काम करती है और किन किन तरीके से हम अलग अलग इन्फेक्शन को यज्ञ के इस्तेमाल से कंट्रोल, रेगुलेट और क्यूर भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। पूज्य स्वामी जी के को भी मेरा नमन कि इन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म का काम किया कि जहाँ पे हम इन चीजों को काफी लोगों को बता पा रहे हैं। ओम एंड प्रणाम। ओ हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, जो विशेष आज हम सब लोगों के बीच में समय निकाल करके आए हैं, और हम निवेदन करते हैं कि कल भी हमें कफेष्टि हवन सामग्री के बारे में 7 बजे से हमें बताने का प्रयास करेंगे। और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में अलग अलग इतने सारे कार्य चल रहे हैं, और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़े रूप में कोई कार्य हुआ है, तो उसके मूल में परिश्रम करने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी हैं। तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में आए और कल भी हमारे बीच में आकर के हमें ओम स्वामी जी, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई है। ओ ओम हाँ, स्वामी कोई जी। प्रश्न हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं। आज साइंटिफिक रूप से जो बातें बताई हैं उसी विषय में हमारे बीच में अभी आदरणीय भ्राता जी हैं, वो हमें कुछ मार्गदर्शन। जी, अनम्यूट कीजिए जो हाथ खड़ा करेंगे। अरविंद जी का कोई कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए अरविंद जी, क्या कह रहे हैं आप?
ओम स्वामी जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, प्लीज जी आ प्लीज। रही है। हाँ, स्वामी जी, मुझे पूछना था कि हम शर्माष्टक के औषधियों के बारे में बात किए हैं, क्या घी के बारे में भी कुछ रिसर्च हुआ है? क्योंकि घी भी साथ में, गाय का घी हम उपयोग में लाते हैं। जी, कृपया घी उस के पर बारे में भी आगे हम जब रखेंगे तब उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक घी का पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे भी विशेष लाभ होता है। और आज चर्मेष्टि हवन सामग्री के बारे में या उससे संबंधित किसी का कोई साइंटिफिक रूप से जो बताया उसमें कोई प्रश्न हो वो बताइए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी स्वामी जी प्रणाम। पहले तो आपको चरण स्पर्श और आपका बहुत बहुत आभार कि इतना बड़े स्टेज पे आपने बहुत अच्छा कार्य ये चालू किया है। और मेरा प्रश्न आदरणीय डॉक्टर साहब से है। उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। क्या उन्होंने बहुत ही पूरे देश के सभी लोगों को जो माइक्रो टेक्नोलॉजी में जो है रोगों के पीछे, उसका बहुत अच्छा रिसर्च पेपर्स और बहुत अच्छी जानकारी वो आस्था चैनल से देते हैं। उनको बहुत बहुत आभार। मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे कि स्किन के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि हार्पिस का जो पेशेंट है स्पेशली, तो उनको शुरुआत के काल में इंडिकेशन इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी ज्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो जो हम यज्ञ करते हैं और बार बार हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज से ये सुनते हैं कि यज्ञ की जो रक्षा होती है, राख होती है, उससे अल्कलाइन वाटर बनता है। क्या ये अल्कलाइन वाटर हार्पिस वाले रुग्णों को भी अच्छे से काम कर सकता है? उनके लिए ये अल्कलाइन वाटर बन के उनकी जो शरीर की जो एसिडिटी जो बढ़ गई है वो कम कर सकती है, उनको उसमें से लाभ मिल सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई उदय जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। और ये जो कुछ स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ की राख से पानी एल्कलाइन होता है, ये बिल्कुल अच्छी बात है और ऐसा ही होता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि कुछ ही पलों में पानी की पीएच चेंज हो जाती है, जो ये बताती है कि पानी एल्कलाइन हो रहा है। और एल्कलाइन पानी जनरली बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, और वो कई रोगों में अच्छे तरीके से हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट देता है। तो ऐसा मेरा जी मानना है कि अगर एल्कलाइन पानी का सेवन किया जाएगा तो वो हमारे शरीर को उस रोग से लड़ने में बहुत मदद करेगा। और वो जो मदद है वो ऑफ कोर्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जैसा शरीर होता है, जैसी शरीर की क्षमता होती है, उसी तरीके से उस बीमारी से लड़ पाता है। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा हमें जरूर करना चाहिए। और साथ साथ जो और भी उपाय हैं, जैसा कहा गया है उस बीमारी से लड़ने के लिए, उनका भी साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, उसमें एक बात ऐसी होती है कि वो गाय के उबलों से जो रक्षा बनती है, तो उसमें वो लेने में थोड़ा पेशेंट जो है वो थोड़ा हिचकिचाता है कि ये पानी कैसे हम पिए, कि कैसा कैसा है ये कारगर होगा। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन या कुछ विशेष लकड़ियों की रक्षा इसमें उपयुक्त हो सकती है या मिल सकती है, ऐसा कुछ? आई थिंक उसके लिए आप पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, इन समिधाओं जी का भी प्रयोग करके उसकी भस्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। जी दूसरा जो आप हर्पीस का बता रहे हैं उसके लिए परम पूज्य महाराज श्री एक उपाय हमें जो बताते हैं कि जो स्मशान घाट में अंतिम संस्कार करके हम जब आते हैं तो उसके बाद कुछ जो हड्डियां होती हैं वो जलने के बाद बिल्कुल राख होकर के अलग से दिखाई देती हैं। इस प्रकार की जो राख होती है उसको ला करके और उसको बिल्कुल बारीक पीस करके और नारियल के तेल के साथ वो हर्पीस वाले उसके ऊपर लगाया जाए तो उससे भी बहुत ही तेजी से शीघ्रता से लाभ होता है। ऐसे ही यज्ञ की भस्म को भी गाय के घी, ऑयल वगैरह आदि जो बताएं उस प्रकार से लगाया जाए तो उससे भी उसमें बहुत ही विशेष लाभ होता है। जी अगला किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद। जी स्वामी जी। जी बताइए। स्वामी जी सादर प्रणाम। नमस्ते। इसी से संबंधित मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ये जो यज्ञ अवशेष जो है
भभूत जिसको हम बोलते हैं, उसका भी कोई एक्सपायरी डेट होता है? कितना दिन तक हम उसको उपयोग करेंगे तो वो लाभकारी होगा? जी, इस प्रकार का अभी तो हमने कोई रिसर्च किया नहीं है। हाँ, लेकिन आयुर्वेद के अंदर अलग अलग जो भस्म का निर्माण होता है, उन भस्मों में ऐसा माना जाता है और पाया जाता है कि जो भस्म जितनी ज्यादा पुरानी होती है, उतना ही ज्यादा उसकी गुणवत्ता या उसके लाभ या उसके बेनिफिट आदि बढ़ते हैं। तो उसको जितनी ज्यादा खरल की गई हो और जितनी ज्यादा पुरानी हो, उतना ही ज्यादा वो विशेष लाभ होता है। और यज्ञ की भस्म भी जो खाने के रूप में प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं या अन्य रूप में भी प्रयोग करने के लिए बताएं, तो उसको पहले जो यज्ञ से निकली भस्म है उसको पहले पतले कपड़े से छान लिया बिल्कुल बारीक। उसके बाद उसको थोड़ा सा खरल कर लेते हैं, पीस लेते हैं, और बिल्कुल जो बारीक वाली भस्म है उस भस्म को थोड़ा पानी के साथ आप पी सकते, या फिर कोई कपड़ा रखिए और उस कपड़े के अंदर उस भस्म को रखिए और उसकी पोटली बना करके उस पानी में थोड़ा सा वो करके और उस पानी का आप प्रयोग करें। जी, धन्यवाद स्वामी जी। अगला प्रश्न। जी बताइए। स्वामी जी नमस्कार। ओम प्रणाम। जी प्रणाम, नमस्कार। ये चिकित्सा तो योग के साथ हमने यज्ञ की भी की। जयगाम से बोल रहा हूँ योगी सर। आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक आप नजदीक रखिए। हेलो हेलो। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रश्न के रखिए। साथ हमने हाँ, तो जो फंगल बताया वो साइनस का जो नाक के अंदर फंगल आता है उसमें ये उसका उपयोग किया जाता है। भाई जी, नाक वाले फंगस में भी इसका इफेक्ट दिखेगा। कुछ टाइप के अच्छा। ये जो फंगस मैंने बताए कि कुछ भाई बंधु हाँ नाक के अंदर भी ग्रो करते हैं। तो हाँ अगर इसलिए। इस सामग्री का अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे इसके धूम्र का, तो हमें लगता है कि फायदा मिलेगा। ओके ओके। नमस्कार। ओके। नमस्कार, प्रणाम। तो आज काफी समय आगे बढ़ गया है, तो हम आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का हम विशेष धन्यवाद करते हैं, और उसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहन इसमें जुड़े हैं और इस भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए उत्सुक है। आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका सबका भी धन्यवाद है। और प्रातःकाल 6 बजे आप सब समय पर 6:30 बजे समय पर जुड़ जाएं, और 6:30 बजे से हम वापस से आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। और कल सुबह भी हम यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे और थियरिकल विशेष मंत्र का पाठ वाला कार्यक्रम चलेगा। तो आपको जो पुस्तक भेजी है उसको आप अपने साथ रखें, और मंत्र पाठ आदि हम विशेष रूप से करेंगे। तो आज इसी के साथ हम इस सत्र को विराम देते, सब लोग सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ओम सुबह में सब लोग समय पर जुड़ जाएंगे। आपका जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है उसी नाम के साथ जुड़ेंगे, अपना रोल नंबर आगे की ओर लगा करके जुड़ेंगे। ओम। चर्मेष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से दारू हल्दी, करंज बीज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम पत्र, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, कपूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एगारेगिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्क्यूलिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स
कंपोनेंट फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो दाद, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में विशेष करके लाभप्रद होता है। चर्मेष्टि हवन सामग्री को गाय के घी के साथ युक्त कर अंगारों के ऊपर डाल चर्म रोगों से प्रभावित विशेष अंग को धूपित करने पर भी विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार यज्ञ शेष भस्म को खरल कर पीस करके उसके अंदर गाय का घी मिला करके मलहम जैसा बना करके उसको प्रभावित अंग के ऊपर लेपन करने पर भी चर्म रोग में विशेष लाभ होता है।